हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक जो कि है भूकंप तथा ज्वालामुखी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भूकंप होता क्या है। तो पृथ्वी के अंदर जो अनावश्यक हलचल होती है उसे ही हम लोग भूकंप के नाम देते हैं, यानी उसे भूकंप कहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो भूकंप का हम लोग अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो भूकंप का अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं हम लोग उसे सिस्मोलॉजी सिस्मोलॉजी कहते हैं, यानी भूकंप का अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। और भूकंप का मापन जिस पे होता है उसे सिस्मोग्राफ और जो भूकंप की तीव्रता होती है उसका मापन जिस स्केल पे होता है उस स्केल का नाम है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल, यानी यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक कि भूकंप का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं तो सिस्मोलॉजी, भूकंप का मापन किस पे होता है तो सिस्मोग्राफ, और जो भूकंप की तीव्रता होती है जैसे 2.4, 3.2, 3, 6.2 आज जो तीव्रताएं होती है वो रिएक्टर स्केल पे की जाती है। तो अब बात करते हैं कि जो भूकंप के जो तरंगे होती है, जो वेव होते हैं यानी हलचल होते हैं, वे कैसे उत्पन्न होती है। तो एक वेगनर महोदय जी थे जिन्होंने जो पृथ्वी का निर्माण जो है कई टाइटेनिक प्लेटों से आधारित है, तो उनमें गति होती रहती है। जो टाइटेनिक प्लेटें हैं पृथ्वी की उसमें गति होती है, तो उन गतियों के बारे में वेगनर महोदय ने कुछ बात बताई थी। जैसे कि यदि ये 2 प्लेटें हैं, इनमें एक ऐसे और एक ये, यानी एक ऊपर और एक नीचे दोनों गति करती है, तो यहाँ पे इस गति को रूपांतरित गति और इसके कारण जो प्राकृतिक आपदा आएगा उसे हम लोग भूकंप के नाम से जानते हैं। यानी कि जब प्लेटों में रूपांतरित गति होगा तो भूकंप जनरेट होगा, यानी भूकंप आएगा। दूसरा, जब प्लेटों में अपसारी गति होती है तब जो प्राकृतिक आपदा आता है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। और जब प्लेटों में अभिसारी गति होती है तो पर्वत का निर्माण होता है, क्योंकि पर्वत वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि जो हिमालय पर्वत है वो एक वलित पर्वत है और उसका निर्माण अभिसारी प्लेटों के अभिसारी गति के कारण हुई है, यानी कि कंप्रेसिव फोर्स के कारण पर्वत का निर्माण होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भूकंप की। तो भूकंप के जाने की, भूकंप जो अनावश्यक पृथ्वी के अंदर अनावश्यक हलचलें होती है उसे हम लोग भूकंप कहते हैं, और भूकंप प्लेटों के रूपांतरित गति के कारण आता है। तो भूकंप जिस स्थान से आता है उसे केंद्रक के नाम से जानते हैं, उसे फोकस भी कहते हैं। इंग्लिश में से फोकस के नाम से जानते हैं, अधिकेंद्रक या केंद्रक के नाम से जानते हैं। और भूकंप को पृथ्वी के सतह पे जहां पे सबसे पहले अनुभव किया जाता है उसे हम लोग ईपी सेंटर या अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। यानी भूकंप का पृथ्वी के सतह पे जहां पे सबसे पहले अनुभव किया जाता है उसे अधिकेंद्र या एपिसेंटर के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, एक केंद्रक या अधिकेंद्रक जिसको इंग्लिश में फोकस, और एक होता है एपिसेंटर। एपिसेंटर पृथ्वी के सतह पे सबसे पहले जहां पे भूकंप का अनुभव होता है उसे अधिकेंद्रक कहते हैं, और जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम लोग फोकस या केंद्रक के नाम से जानते हैं। तो इन जो भूकंप आती है उनमें कुछ तरंगे उत्पन्न होती है, जैसे कि सुने होंगे, जैसे पी तरंगे, एस तरंगे, लव तरंगे यानी एल तरंगे। तो 3 प्रकार की मुख्य 3 प्रकार की तरंगे होती है। एक होता है पी वेव, और एक होता है एस वेव और एल वेव।
जो पी वेव होती है यानी प्राइमरी वेव, प्राथमिक तरंगे, इनका जो वेग होता है सबसे ज्यादा होती है। इन तीनों तरंगों से सबसे ज्यादा पी वेव की तरंगे का वेग होता है। यानी कि भूकंप जब आता है तो सबसे पहले किस तरंग का अनुभव होता है या कौन सी तरंगे सबसे पहले मालूम पड़ती है, तो वो होती है पी वेव, क्योंकि इसका वेग बहुत ही अधिक होती है और इन तरंगों से ज्यादा होती है और इसका वेग 8 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये चलती है। जो पी वेव होती है वो तीनों माध्यमों यानी सभी माध्यमों में गति कर सकती है और जो एस वेव है वो केवल ठोस में गति करती है, यानी ये अनुप्रस्थ तरंगी है और ये केवल ठोस सॉलिड में ही गति कर सकती है, जबकि पी जो वेव होता है वो सभी माध्यमों में गति कर सकता है और ये सबसे पहले महसूस किया जाता है जिसका वेग 8 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से चलती है। अब बात करते हैं एल वेव। जो एस वेव है वो दूसरे नंबर पे आती है, यानी सबसे पहले पी वेव का महसूस होगा, उसके बाद एस वेव, उसके बाद एल वेव। जो एल वेव होती है अगर इसकी गति की बात कर ले तो ये होता है 4 किलोमीटर पर सेकेंड। एल वेव HD लव ने इसे खोजा था, इसीलिए उनके नाम पे लव तरंगे के नाम से इसे जाना जाता है। इसे शॉर्टकट में एल लव लिखते हैं और इसका वेग 1.5 से लेकर 3 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये चलती है और ये सबसे अंत में आती है, लेकिन अंत में आने के साथ साथ ये सबसे खतरनाक होती है क्योंकि ये पृथ्वी के सतह पर ही गति करती है। इसीलिए इस तरह तरंग को सतही तरंगे के नाम से भी जानते हैं, सतही तरंगों के नाम से भी जानते हैं और ये बहुत ही खतरनाक होती है और ये पृथ्वी के सतह पे गति करती है और ये अंत में आती है और ये भी तीनों माध्यमों में चल सकती है, इसीलिए ये विनाशकारी साबित होती है। जो तरंगे होती है इनका कुछ मान होता है, जैसे कि तीव्रता, इनकी तीव्रताओं के आधार पे इनको बांटा गया है कि अगर 6.2 से अधिक तीव्रता का है तो उसे शक्तिशाली भूकंप, ऐसे बांटा गया है। 2 से 3 हो तो लो भूकंप की श्रेणी में रखते हैं। तब जो भारत है, भारत को इस तीव्रता के आधार पे 4 जोन में, मुख्यतः 4 जोनों में बांटा गया है। एक जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। जो जोन 5 होता है सबसे शक्तिशाली जो भूकंपें आती है उस क्षेत्र को जोन 5 में रखते हैं और जो जोन 2 है उसमें कम भूकंपी जो तीव्रता वाले क्षेत्र है उनको रखते हैं। तो जोन 5 में जैसे जो गुजरात का कच्छ है वहाँ पे भूकंप बहुत ही ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा तीव्रता के आते हैं। जो पूर्वोत्तर राज्य है, जैसे पूर्वी क्षेत्र में राज्य है, उनमें भूकंप आते हैं। यानी जहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंपें आती हैं रिएक्टर मान के, जैसे ज़्यादा तीव्रता के जहाँ पे भूकंपें आती है उस क्षेत्र को जोन 5 में रखते हैं। ये उसके तीव्रता के आधार पर इसे क्रमशः बांटा गया है। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी क्या होता है उसको पहले समझते हैं। तो पृथ्वी पे एक ऐसा प्राकृतिक दरार या छिद्र जहां से पृथ्वी के अंदर से कुछ पिघली अवस्था में धातुएं या गैसें आदि बाहर निकलने लगती है, उसे ही हम लोग ज्वालामुखी का नाम देते हैं। थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। तो पृथ्वी के अंदर से जो लौह धातुएं या अन्य पदार्थ निकलते हैं तो ज्वालामुखी से कहते हैं। जब पृथ्वी के अंदर से ये पदार्थ बाहर निकलते हैं और पृथ्वी पे ठंडा हो जाते हैं, बारिश होने के कारण या मौसम के कारण ठंडा हो जाते हैं, तो इसे हम लोग पृथ्वी पे लावा के नाम देते हैं। लेकिन जब ये अंदर पिघली अवस्था में रहते हैं तो उसे मैग्मा कहते हैं। यदि बात किया जाए कि क्वेश्चन आता है कि ज्वालामुखी में सबसे अधिक किस पदार्थ की मात्रा या कौन सा तत्व बाहर निकलता है, तो सबसे अधिक जो होता है वो जलवाष्प की मात्रा सबसे ज्यादा निकलती है। यानी ज्वालामुखी में जलवाष्प बहुत ही ज्यादा मात्रा में निकलता है और लगभग 80 से 90% जलवाष्प ही होता है। जो छोटे छोटे टुकड़े बाहर निकलते हैं, पत्थर के जो टुकड़े आदि होते हैं, उसे हम लोग सिंडर के नाम से जानते हैं।
यदि बात किया जाए कि जो ज्वालामुखी जहाँ से निकलता है उसका आकृति कैसा होता है, तो ये एक कप जैसा या कोन जैसा होता है। इसका आकार कोन जैसा होता है। तो एक पैसिफिक ओशियन है, यानी प्रशांत महासागर में एक वृत्ताकार रिंग है। प्रशांत महासागर के चारों ओर वृत्ताकार रिंग है। उस पे ये लगभग जो ज्वालामुखी पूरे विश्व में आते हैं उसका 68%, लगभग 68% जो ज्वालामुखी आते हैं इसी रिंग से आते हैं, और इस रिंग का नाम अग्निवलय है। अग्निवलय है जो कि 5 टाइटेनिक प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। यह है प्रशांत महासागर। यहाँ पे है एशिया महाद्वीप, यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे है दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ पे है उत्तरी अमेरिका। तो जो ये रिंग है प्रशांत महासागर के चारों तरफ, यानी इसे अग्निवलय या प्रशांत महासागरीय वलय के नाम से जानते हैं। यहाँ पे पूरा विश्व का 68% यानी ज्यादातर जो ज्वालामुखी है इसी से आते हैं। जो अग्निवलय है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे बार बार क्वेश्चन आते हैं कि जो प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो रिंग है जहाँ से ज्वालामुखी पर्वत आते हैं उसे क्या, ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अग्निवलय के नाम से जानते हैं, या फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन के नाम से भी जानते हैं। एक है स्ट्राम्बेली, जो कि इटली में एक स्ट्राम्बेली ज्वालामुखी है, उसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। जो कि एक स्ट्राम्बेली है, ये इटली में पड़ता है। तो जो स्ट्राम्बेली है उसे भूमध्य जो सागर है उसका प्रकाश स्तंभ कहते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे विस्फोट होता है तो बहुत ही प्रकाशमय वो हो जाता है, इसीलिए इसे इटली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इटली में एक और है एटना। एटना ज्वालामुखी पर्वत है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। यदि इंडिया की बात की जाए कि इंडिया में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो एक बायरन ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी मेनली 3 प्रकार के होते हैं, एक जो होता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी और एक मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी से लगातार वहां से ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है। जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है वो कभी भी हो सकता है, यानी वो वर्तमान में रुका रहता है, उसका कोई ठीक नहीं रहता है कब आ जाए। लेकिन जो मृत होता है वो पहले आता था लेकिन अभी बंद हो चुका है, यानी मृत हो चुका है। तो इंडिया में 2 ज्वालामुखी पर्वत है, यानी 2 ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, एक है बैरन और एक है नारकोंडम। दोनों ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। जो बैरन है वो लिख लेते हैं, जो बैरन है वो सक्रिय, और जो नारकोंडम है वो है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है। जो जापान है वहां पे सबसे ज्यादा भूकंपें आती हैं। तो सुने होंगे कि जापान में बहुत ज्यादा भूकंपें आती हैं, तो थोड़ा सा इसका रीजन जान लेते हैं। भूकंप जो होता है, हम लोग देखें कि रूपांतरित गति के कारण होती है, यानी 2 प्लेटें जब एक ऊपर नीचे गति करती है तो रूपांतरित गति होता है और भूकंप आता है। तो जापान का क्या है कि एक है एशियाई प्लेट और एक है प्रशांत महासागरीय प्लेट। इन दोनों के ऊपर ही जापान स्थित है, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा भूकंपें आती है। यदि बात किया जाए कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है, तो जो सबसे अधिक ऊंचाई पे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है वो है कोटापैक्सी। जो कि इक्वाडोर में है। एक क्वेश्चन आता है कि 10,000 धुआरों की घाटी किसे कहते हैं, तो जो 10,000 धुआरों की घाटी है वो अलास्का को कहते हैं। 10,000 धुआरों की घाट, 10,000 धुआरों की घाट को अलास्का को कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग
मुख्यतः भूकंप क्या होता है, भूकंप कैसे आते हैं, भूकंप के कौन कौन से तरंगे हैं, उनसे क्या इम्पोर्टेंट जो तथ्य है ज्वालामुखी क्या होते हैं, ज्वालामुखी जो इंडिया में कौन कौन से ज्वालामुखी पर्वत है, और जो रिंग है अग्नि वलय है उससे क्या क्वेश्चन आते हैं आदि के बारे में देखिए। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।